नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद एजुकेटर में। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2026 जो आपकी ज़िला सलूम्बर के लिए रहने वाली है। ठीक है, राजस्थान में लगातार प्रत्येक ज़िले के लिए आपकी आंगनवाड़ी की भर्ती और जो आपकी राशन डीलर की भर्ती है ना, वो जारी की जा रही है। ओके, तो जो आपकी आंगनवाड़ी की भर्ती रहती है, ये केवल महिलाओं के लिए वैकेंसी रहती है। इसकी जो योग्यता रहती है वो आपकी 12वीं पास रहती है। ठीक है, और जो आपका जिला सलूम्बर है, इसके लिए फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 13 मार्च 2026 रहने वाली है। तो आपको 13 मार्च से पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, इस वैकेंसी के जो फॉर्म है ना, वो आपके ऑफलाइन भरे जाते हैं, ऑनलाइन इसके फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। तो इस वैकेंसी की खास बात एक ये भी रहने वाली है कि इसमें आपको आपके ही गांव में नौकरी मिल जाती है, बिना परीक्षा के आपकी सीधी भर्ती रहती है। ओके, तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी संबंधित A to Z जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसका वेतन यानी सैलरी क्या रहती है, इसकी एज लिमिट क्या रहती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने हैं, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा और किस तरीके से आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और कौन से गाँव और किस वार्ड के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है, सारी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा 100% जो रियल और जो रेयर वैकेंसियाँ होती है ना, यानी कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनमें वैकेंसियाँ आती है और आपको पता भी नहीं चलता है, ऐसे विभागों की वैकेंसियों की जानकारी भी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर दी जाती है। ओके, और साथ में वीडियो लाइक कर देना और सभी के साथ में इसको शेयर भी कर देना, ताकि जिला सलूम्बर की जो महिलाएं हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, तो चलिए हम इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं, और अब बाकी आगे की सारी जानकारी आपको इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से ही देने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो ओपन कर लिया है। आपका ये नोटिफिकेशन 13 फरवरी को जारी किया गया है। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि सलूम्बर जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं में कार्यकर्ता, सहायिका और शिशु पालन गृह कार्यकर्ता के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी इसकी जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो आपकी कार्यकर्ता, सहायिका और शिशु पालन गृह कार्यकर्ता की पोस्ट इसमें रहने वाली है। ओके, तो देखो यहाँ पर जो ये 5 परियोजना कार्यालय दे रखे हैं, इनमें आपकी वैकेंसी रहने वाली है। परियोजना कार्यालय का मतलब ये रहता है आपकी तहसील या आपकी नगर पालिका से जो मतलब है ना, वो रहता है परियोजना कार्यालय का। ठीक है, इसमें आगे आपको दे रखा है कि किस परियोजना कार्यालय में कार्यकर्ता की पोस्ट रहने वाली है और किसमें सहायिका की पोस्ट कितनी रहने वाली है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दे रखी है परियोजना कार्यालय की। ओके, अब इसके बाद में आपको केवल इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है वही दूंगा, बाकी आप इस नोटिफिकेशन को स्वयं पढ़ लेना, आगे बता दूंगा कि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं कि कौन से गांव में आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको परियोजना कार्यालय का नाम दे रखा है, सेक्टर दे रखा है, और यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत का नाम, राजस्व ग्राम का नाम, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, कार्यकर्ता की पोस्ट और सहायिका की पोस्ट दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, कि किस ग्राम पंचायत में आपकी कार्यकर्ता की पोस्ट रहने वाली है, किसमें सहायिका की कितनी पोस्ट रहने वाली है, सारी दे रखी है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आपको आरक्षण की स्थिति दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत और राजस्व ग्राम का नाम अच्छे से देख लेना है। वीडियो रोककर अपने ग्राम पंचायत का नाम भी देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र की जो आपकी हार्ड कॉपी होती है ना, वो संलग्न दस्तावेजों से संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्ति से या रजिस्टर्ड डाक द्वारा संबंधित परियोजना कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन पत्र 2 प्रतियों में संलग्न समस्त वांछित सौ प्रमाणित दस्तावेजों की मई पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए समानता क्रम में 13 फरवरी 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट आपकी 13 मार्च रहने वाली है। तक कार्यालय में समय 5 बजे तक आज जमा कराए जा सकेंगे। यानी इस पॉइंट को समझना काफ़ी जरूरी है आप सभी के लिए। तो देखो आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, आपके फॉर्म है ना वो आपके ऑफलाइन भरे जाते हैं। ठीक है, इसमें ऑनलाइन फॉर्म आपके नहीं भरे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म के 2 प्रिंट आउट आपको निकलवाने हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स के आपके 2-2 फोटो कॉपी निकलवानी है। उन फोटो कॉपी पर सब पर आपको पृष्ठ संख्या लिखनी होगी क्रम वाइज, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे। ठीक है, और उस पर अपने खुद के सिग्नेचर करने होंगे, और दोनों फॉर्म के साथ में आपको उन दोनों को अटैच करना होगा। ठीक है, और आप उन दोनों फॉर्मों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा या व्यक्ति से खुद जाकर अपना फॉर्म जमा करा सकते हो, लेकिन मेरी सभी स्टूडेंट्स को सलाह ये रहती है कि आप स्वयं जाको
और अपना फॉर्म फिल करो, क्योंकि यदि आपके फॉर्म में कोई गलती वगैरह हो जाती है तो आप वहाँ से पूछ के उसको सही कर सकते हो। और ध्यान रखना है, फॉर्म जमा करने के बाद में आपको एक रसीद दी जाती है, क्योंकि इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है उस टाइम पर आपसे वो रसीद मांगी जाती है, ठीक है। तो वो रसीद आपको सभी को लेना इसमें अनिवार्य होता है। यदि आप रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजोगे तो भी आपको वो रसीद लेने तो जाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। और जो आपका परियोजना कार्यालय होता है वो आपसे कोई ज़्यादा दूर नहीं होता है, वो आपकी तहसील या पंचायत समिति होती है। तो आप वहाँ से अगर अपना फॉर्म जो है ना जमा करवा सकते हो और वो रसीद प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए। यानी इस पॉइंट का मतलब ये रहने वाला है, जैसे मान लो ये जो झाडोल है ना, या इस झाडोल में केवल झाडोल की महिलाएं अप्लाई कर सकती है, अन्य कोई ग्राम पंचायत की महिलाएं अप्लाई इसमें नहीं कर सकती है, ठीक है। इस पॉइंट को आप इस तरीके से समझ सकते हो। और इसी प्रकार आपका शहरी क्षेत्र में रहने वाला है, शहरी क्षेत्र में ये वैकेंसी आपकी वार्ड के अनुसार आती है, यानी जैसे वार्ड नंबर 10 में वैकेंसी है तो इसमें केवल वार्ड नंबर 10 की महिलाएं अप्लाई कर सकती है, अन्य वार्डों की महिलाएं इसमें अप्लाई नहीं कर सकती है, ओके। और आपका मूल निवास के प्रमाण पत्र के रूप में आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं ना, किन्हीं 2 डॉक्यूमेंट्सों के बारे में आपको आपके आवेदन पत्र में बताना होगा कि हमने ये 2 डॉक्यूमेंट्स अपने मूल निवास के तौर पर इसमें अटैच किए हैं, ठीक है। जिसमें आपका रहने वाला है मतदाता का पहचान पत्र हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, जन आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, मूल निवास का प्रमाण पत्र हो सकता है, विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र हो सकता है, ग्राम विकास अधिकारी अथवा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से किन्हीं 2 वांछित दस्तावेजों के आपको छाया प्रति का उल्लेख इसमें करना होगा, ठीक है। और ध्यान रखना है, जो विधवा और जो तलाकशुदा महिलाएं होती है ना, वो ससुराल व मायके दोनों में स्थानीय निवासी मानी जाती है, तो वो कहीं से भी इसमें अप्लाई कर सकती है, ठीक है। अब बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसकी जो न्यूनतम आपकी शैक्षणिक योग्यता रहती है वो आपकी 12th पास रहती है, ठीक है। 12वीं पास महिला इसमें अप्लाई कर सकती है। अब नेक्स्ट बात कर ले इसके साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र के साथ में आपको अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक तालिका या प्रमाण पत्र आपको इसमें लगाना होगा। इसका मतलब ये रहने वाला है कि इसकी न्यूनतम योग्यता आपकी 12वीं पास रहने वाली है। और यदि आपने 12वीं पास से ज़्यादा कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, जो कोई भी डिग्री या डिप्लोमा आपने किया है वो सभी आपको इसके साथ में अटैच करने हैं, क्योंकि आपको ना प्रत्येक डिग्री या डिप्लोमा कुछ ना कुछ नंबर इसमें दिया जाता है और उसके बाद में आपका एक परिपत्र तैयार किया जाता है और उसके बाद में आपका इसमें सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आपको प्रत्येक डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास में वो सभी आपको इसके साथ में अटैच करने होंगे। नेक्स्ट है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी 10th और 12th की मार्कशीट आपको इसमें लगा देनी है। और यदि आपने बीएड, एनटीटी, डीपीएससी डिप्लोमा यदि आपने किया है तो आपको वो भी लगा देना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। जिस भी पॉइंट के आगे यदि लागू हो तो लिखा हुआ है ना कोष्टक में, तो वो आपको लगाना जरूरी नहीं है। यदि आपके पास में है तो आप लगा सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है मतदाता का पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आपको इसमें लगाना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है और आप इसका बेनिफिट चाहते हो तो आपको वो भी इसमें लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिनी के रूप में यदि आपके पास में 1 वर्ष का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र है तो आपको वो भी इसमें लगा देना है। एएनएम, जीएनएम, आयुर्वेद, नर्सिंग, आरएससीआईटी, पीजीडीसी के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो आपको वो भी इसमें लगा देना है। और जो विधवा महिलाएं हैं उनको ना प्रमाण पत्र लगाना होगा। और इन सभी दस्तावेजों की आपको 100 प्रमाणित यानी खुद की सिग्नेचर की हुई फोटोकॉपी इसके साथ में अटैच करनी होगी। और आपको इन दस्तावेजों के आधार पर एक मूल्यांकन प्रपत्र तैयार किया जाएगा, ठीक है। कि आपको किस डॉक्यूमेंट्स के कितने नंबर मिलते हैं इसके बारे में जानकारी हमने दे रखी है वीडियो के माध्यम से, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है, व्हाट्सएप चैनल पर भी उपलब्ध है। तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। बाकी उस वीडियो के लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, वहाँ से अगर आप देख सकते हो कि आपको किस डॉक्यूमेंट्स के कितने नंबर मिलते हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके वैवाहिक स्थिति के बारे में। तो देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए आपका विवाह होना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी आप विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकती है। लेकिन यदि आपका विवाह हो जाता है या किसी अन्य कारण से यदि आप वहाँ की स्थानीय निवासी नहीं रहती हो ना, तो आपको स्वतः ही मानदेय समाप्त हो जाएगी आपकी, यानी आपको उस पद से हटा दिया जाएगा, ओके। और इस आशय का अंडरटेकिंग यानी शपथ पत्र आपको आवेदन करते समय ही देना होगा, ठीक है। अब बात करें इसमें आपकी एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, आपकी जो एज होती है ना वो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम आपकी 35 वर्ष तक हो सकती है, जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना उस डेट से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो आपका ये नोटिफिकेशन 13 फरवरी को जारी किया गया, तो आपकी एज भी 13 फरवरी से कैलकुलेट की जाएगी, यानी 13 फरवरी को आपकी एज 18 से 35 वर्ष के बीच में हो सकती है, ठीक है। लेकिन
जो अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, विशेष योग्यजन जो महिलाएं होती है ना, उनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष तक हो सकती है इसमें, ठीक। और जो विधवा महिलाएं होती है ना, उनको प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाना होगा और साथ में पुनर्विवाह नहीं किया है इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक रूप से आपको करना होगा। ये जो घोषणा का अंकन है ना, वो आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा, उसको वो आपको भर देना है इसमें, ठीक है। और जो तलाकशुदा महिलाएं होती है ना, उनको सक्षम न्यायालय द्वारा जारी जो आपका आदेश या डिग्री होती है उसकी छाया प्रति यानी फोटोकॉपी आपको आवश्यक रूप से दस्तावेजों के साथ में संलग्न करनी होगी। ओके, मैं आपको केवल इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह बता रहा हूँ, बाकी आप इसको स्वयं पढ़ लेना। ओके, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपकी आवेदनकर्ता महिला है ना, उनके घर में शौचालय होना आवश्यक है और आप उसका नियमित उपयोग करते हो, इससे संबंधित भी आपको घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है। ओके, और एक पॉइंट आपको दे रखा है कि आवेदन फॉर्म बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन आपको इन दोनों पर नहीं जाना है, मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्म भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, अब देखो जो पॉइंट आपको मैं पहले बता रहा था वो पॉइंट इसमें भी दे रखा है कि आपको आवेदन पत्र जमा कराने की प्राप्ति रसीद अवश्य रूप से आपको प्राप्त कर लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट जानकारियां दे दी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका वेतन यानी सैलरी क्या रहती है। तो ध्यान रखना है, जो राजस्थान में आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की जो सैलरी रहती है ना, वो आपकी 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के बीच में आपकी इसमें सैलरी रहती है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म यानी आवेदन पत्र दिखा देता हूँ, ठीक है, और उसको किस तरीके से भरना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो ओपन कर लिया है। इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसके आपको 2 प्रिंट आउट निकलवाने होंगे और उस पर उन दोनों पर आपको सेम फोटो पासपोर्ट साइज लगा देनी है, ठीक है। और आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म और जो आपको नोटिफिकेशन है ना, ये दोनों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि अब इस वैकेंसी संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी कि वैकेंसी में कोई संशोधन किया जा रहा है या कोई नई ग्राम पंचायतें जोड़ी जा रही है, कोई ग्राम पंचायत हटाई जा रही है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है। और यदि जिन ग्राम पंचायतों के लिए आपकी वैकेंसी नहीं आई है और उन जैसे कोई नई वैकेंसी आएगी, उनकी अपडेट भी सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दी जाएगी, ठीक है। तो आपको इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। इनकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये एप्लीकेशन फॉर्म और ये नोटिफिकेशन भी आपको इन दोनों पर ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको बाल विकास परियोजना कार्यालय का नाम लिख देना है और यहाँ पर आपको अपना जिले का नाम लिख देना है। यानी जैसे मान लो बाल विकास परियोजना सलूम्बर के लिए वैकेंसी रहने वाली है, तो आपको यहाँ पर सलूम्बर लिख देना है और यहाँ पर आपका जिले का नाम लिख देना है सलूम्बर, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत और शहरी निकाय का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको राजस्व ग्राम या वार्ड का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम पंचायत का नाम है आपको यहाँ पर लिख देना है। जिस भी आप आंगनबाड़ी केंद्र के लिए या ग्राम पंचायत के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, उसका नाम आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मानदेय सेवा पद का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे मान लो आप सहायिका के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर लिख देना है सहायिका, ठीक है। सहायिका आपको यहाँ पर लिख देना है। और यदि आप कार्यकर्ता के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कार्यकर्ता लिख देना है, ओके। इस तरीके से आपको अपनी पोस्ट मेंशन कर देनी है यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी ऑप्शन आपको भर देने हैं। जैसे आपके आवेदक का नाम हो गया, पति का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, पत्र व्यवहार का पता यानी आपका एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, आवेदक की ईमेल आईडी हो गई, जन्म तिथि, आयु हो गई, ठीक है। ये सभी ऑप्शन आपको इसमें भर देने हैं, ठीक है। जितने भी ऑप्शन आपको इसमें दे रखे हैं वो सभी आपको भर देने हैं। ये जो ऑप्शन दे रखा है विवाहिक स्थिति, यदि आप विवाहित हो तो इसको टिक कर देना है, विधवा तो इसको, और तलाकशुदा हो तो आपको इसको टिक कर देना है, और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने 10th क्लास पास है ना 2022 में की तो आपको यहाँ पर 2022 लिख देना है। हाई सेकेंडरी जैसे मान लो आपने 2024 में की तो आपको यहाँ पर 2024 लिख देना है, ओके। यहाँ पर आपने किस विद्यालय या बोर्ड से 10th पास किए, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए वो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। और विशेष विवरण में आप अपनी परसेंटेज वगैरह मेंशन कर सकते हो, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं वो सभी आपको भर देने हैं इसमें, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको दे रखा है एक ऑप्शन जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना आप सभी के लिए ज़रूरी है। देखो इसमें क्या करना है, आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे उनको आपको क्रम वाइज लगाना है, दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सेम डायरेक्शन में आपके दोनों फॉर्म होने चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो भी सेम क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए। तो अब इसमें क्या करना है, आप इनमें से जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने फॉर्म के साथ में अटैच करोगे उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है, और जो नहीं करोगे उसके आगे आपको क्रॉस का निशान लगाना है। जैसे आपने अधिकतम शैक्षणिक योग्यता अंक तालिका प्रमाण पत्र इसमें लगाया तो आपको यहाँ पर सही का निशान लगा देना है, और यदि आपने एनटीटी का डिप्लोमा नहीं कर रखा है और आपने नहीं लगाया है तो आपको यहाँ पर क्रॉस कर देना है, ठीक है।
और जैसे मान लो आपने अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक तालिका प्रमाण पत्र 1 नंबर पर लगाया है, तो आपको यहाँ पर 1 नंबर लिख देना है। और जैसे मान लो अपने आधार कार्ड नंबर 5 नंबर पर लगाया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही का निशान लगाना है और यहाँ पर आपको 5 नंबर लिख देना है, ठीक है, प्रश्न संख्या। और उस फोटोकॉपी पर भी सेम प्रश्न संख्या होनी चाहिए। जैसे आधार कार्ड पर 5 नंबर है तो यहाँ पर 5 नंबर लिखना है और उस फोटोकॉपी पर भी आपको 5 नंबर ही लिखना होगा, ओके। और उसको 5 नंबर पर ही अटैच करना होगा। इस तरीके से आप इसको सभी जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं वो सभी आपको भर देने हैं। और जो यदि आप कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाते हो और उसका ऑप्शन आपको इसमें नहीं दे रखा है, उसको आप नेक्स्ट जो 13 नंबर पॉइंट है ना अन्य, उसमें आप भर सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद में आपको सिग्नेचर वगैरह कर कर ये सारे जो ऑप्शन है उसको उनको फिल कर देना है, ओके। अब देखो ये रसीद ये रही आपकी। ये जो रसीद है ना ये आपके उपयोग के लिए नहीं है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। ये होती है कार्यालय उपयोग हेतु होती है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद कार्यालय उपयोग हेतु है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। लेकिन ध्यान रखना है जब भी आप ये रसीद लो ना उनसे, क्योंकि फॉर्म जमा करने के बाद में ये रसीद आपको वो देंगे, तो ध्यान रखना है इसमें आपको सभी ऑप्शन उनसे भरवाने हैं, ठीक है। सारे ऑप्शन भरवाकर उसके बाद में ही आपको ये जो रसीद है ना वो आपको प्राप्त करनी है। ध्यान रखना है इसमें उनके है ना सिग्नेचर भी होनी चाहिए और उनकी सील मोहर भी यहाँ पर लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ही आपको ये जो रसीद है ना वो लेनी है आपको, ठीक है। सारे ऑप्शन आपको भरवाने हैं इसमें। तो आपका ये लगभग 4 पेजों का आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना इसके आपको 2 प्रिंट आउट निकलवा लेने होंगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, सभी के साथ में इसको शेयर भी कर देना है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी आपको ऑन कर लेना है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और ऐसे नई वीडियो के साथ में, तब तक टेक केयर।